7 महीने पंकज जी आपको हुए उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हुए। 7 महीने बाद आपकी पहली और बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है। कितनी तैयारी इन 7 महीनों में समझने में हुई है और कितनी अभी आगे होने वाली है। बहुत बैठकें हैं आप लोगों की, बूथ संगठन, किस तरीके से SIR के बाद जो परिवर्तित हुआ है, उन सारी चीजों की व्यापक तैयारियां। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, यहाँ पर उपस्थित सबका स्वागत करता हूं। ये सही है कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है और 7 महीने भी इसके लिए बहुत कुछ होता नहीं है, लेकिन 7 महीने में मैंने निश्चित तौर से बहुत कार्यकर्ताओं से भी मिलने का काम किया है। और जो संगठन की हमारी मूल है, जो बूथ स्तर का, कि बूथ कमेटी हमारी कैसे उसका वेरिफिकेशन कराया जाए, बूथ कमेटी कैसे गठित हो, फिर हमारा कह लीजिए कि शक्ति केंद्र प्रमुख जो होते हैं, शक्ति केंद्र का हो, मंडल, फिर जिला, फिर क्षेत्र, इन सब को कहीं ना कहीं जो संगठनात्मक ढांचा है हमारा करीब करीब पूरा हो चुका है। अच्छा, साथ ही भी सीट, सबसे बड़ी चिंता तो वही होगी ना अभी पंकज जी, जब उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अपने साथियों के साथ, वहां जहां भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर भी बहुमत लाती रही। देखिए, एनडीए कोई नया अलायंस नहीं है, पुराने अलायंस है। उत्तर प्रदेश में भी जो हमारे दोनों तीनों सहयोगी हैं, मिलके ही हम साथ में चुनाव लड़ेंगे। और सहयोगी हैं तो कुछ ऊंचा नीचा चलता है, बैठेंगे उसके साथ बात करके उसका हल निकाल लेंगे। नहीं, देखिए ना, जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी सहयोगी हैं, लेकिन उनके बीच खटपट, और ये तो 2 ही पार्टियों के बीच खटपट शुरू हो गई। इमरान मसूद का बयान आया। मैं उनकी बात तो नहीं करूँगा। एनडीए अलायंस की अगर बात करें तो जो उनके वर्षों पुराने जो डीएमके उनका साथी था, अगर देखें तो कांग्रेस जो अपने आप को बड़ा भाई कहती है और सत्ता के लोभ में जिस प्रकार से उन्होंने पाला बदला, तो उससे मुझे लगता है कि एनडीए अलायंस, जो अभी मसूद साहब भी बोल रहे हैं, ये उनका विषय, मैं उसमें बहुत हस्तक्षेप नहीं करना चाहता हूं, लेकिन निश्चित तौर से मुझे देखने में लगता है कि आने वाले दिनों में एनडीए अलायंस ही टूट जाएगी। मतलब इमरान मसूद के बयान पे शुरुआती रिएक्शंस आए समाजवादी पार्टी से, लेकिन बहुत जल्दी कंट्रोल भी तो कर लिया। मतलब मैंने पहले भी कहा कि उनका अपना अंदरूनी विषय, उसमें मैं नहीं कहूंगा। जहां तक मेरे एनडीए अलायंस का सवाल है, अंदरूनी विषय है पंकज जी, जिसका सीधा असर आप लोगों पर पड़ सकता है। जी, तो वो है, तो अलायंस जब सामने आता है तो उसका प्रभाव दुष्प्रभाव दोनों समझ में आता है। अगर मसूद साहब बोल रहे हैं अलायंस टूटता है तो उनका ही नुकसान होने वाला है। अच्छा, जितनी लंबी सत्ता चलती है उतना खतरा होता है एक ऐसे शब्द का जिसको आज बीजेपी एक नया डेफिनेशन भी देती है, वो एंटी इनकम्बेंसी, जिसको आप लोग प्रो इनकम्बेंसी के तौर पर भी प्रस्तुत करते हैं। लेकिन यूपी जैसा राज्य जो दुनिया भर के बड़े बड़े देशों से आकार और आबादी में कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है, वहां पर क्या इस एंटी इनकम्बेंसी से आपको परेशानी हो सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं संगठन आधारित पार्टी है और हम अपने विचारधाराओं के आधार पर ही राजनीति करते हैं। विचारधारा हमारी पहली होती है, फिर राजनीति का विषय आता है। और अगर आप देखें, चाहे दीनदयाल जी की सोच रही हो, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सोच रही हो, उन सबको लेकर के ही हमारी पार्टी काम भी करती है। और अगर सरकार बनती है तो सरकार को में भी हमको इम्प्लीमेंट कराते हैं। अगर आप देखें, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो विषय था, धारा 370 भी हमने समाप्त किया, 35A हमने भी समाप्त किया। दीनदयाल जी का जो अंत्योदय का विषय था, आज प्रधानमंत्री जी पूरे देश में जो सबसे निचले तबके गरीब लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है उसकी भी पूर्ति हम लोगों ने किया है। और इसी का नतीजा है कि आप देखें कि हम विचारधारा से अपने कहीं डिरेल नहीं होते हैं। जिस विचारधारा पे हम वोट लेकर आते हैं, उसी विचारधारा को लेकर हम काम भी करते हैं। और उसी का नतीजा है कि आज देश में तीसरी बार लगातार मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार बनी। और अगर देखें तो आज एनडीए अलायंस के साथ पूरे देश में करीब 22 जगहों पे मेरी सरकारें हैं, जिसमें कई सरकारें हैं जो 2 बार और 3 बार रिपीट कर रही हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में भी जोगी जी ने दोबारा उन्होंने बनाया और इस बार 2027 में उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी का हैट्रिक लगने वाला। पिछली बार ही बहुत मुश्किल सब कह रहे थे, हालांकि आप लोगों ने उस समय सारे आलोचनाओं को पीछे छोड़ते हुए वहां पर सरकार बनाई, लेकिन तीसरी बार को लेकर और ज्यादा संशय सबको लगता है। कारण उसका मैं आपको बताती हूँ।
2024 का चुनाव जो आप लोग, उसका मंथन भी आप लोगों ने किया होगा बहुत। कौन सी वो चीज़ें हैं, कौन सी वो सबक हैं जो मैं कहूँगी 2024 के लोकसभा नतीजे जो यूपी में आए, जो आज भी समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर ये कहा जाता है कि देखिए इतनी विधानसभा क्षेत्रों में हमारी लीड रही और उसके हिसाब से वो 27 की तैयारी कर रहे हैं। देखिए 2024 में जो विपक्ष ने एक नैरेटिव सेट किया, जनता को गुमराह किया, और कह लीजिए कि वो जो खटाखट आप लोग टीवी पे भी बोल रहे थे कि 8,500 रुपये का फार्म भरवाने की बात किया, संविधान बदलने की बात किया, जो जनता को गुमराह करके उन्होंने जो नैरेटिव सेट किया, उससे हम सावधान हैं। 2027 में ऐसा नैरेटिव हम उनको करने नहीं देंगे। हमारे कार्यकर्ता जागरूक होकर उस पर जागरूक करते रहेंगे। नैरेटिव इस बार भी है और चुनाव के बहुत नज़दीक है, और वो नैरेटिव है जिसमें अखिलेश यादव के पोस्टर पर लिखा होता है सनातन ही समाजवादी है। राम मंदिर का मुद्दा जो चढ़ावे का मुद्दा है, मामला है, वो कितना आघात पहुंचा सकता है भारतीय जनता पार्टी को? देखिए राम मंदिर का मुद्दा कहीं ना कहीं हम सनातनियों के लिए, हम सब के लिए, ये हमारे इष्ट देवता का विषय है। राम हमारे दिल में बसते हैं, और किस प्रकार से देखेंगे कि मंदिर बनाने के लिए किसने सपोर्ट किया और किसने विरोध किया है, ये आम जनता को पता है। और निश्चित तौर से मुझे भी ठेस पहुंचा है, और हम सब चाहते हैं कि उस पर जो सरकार कार्रवाई करी है उस पर त्वरित समाधान निकाले, और जो भी दोषी व्यक्ति है उसको दंड मिले, और आगे से ऐसी घटना ना हो, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए। नहीं, पर अगर आपके विरोधी ये कहते हैं कि बचाया जा रहा है बड़े लोगों को, आप लोग किसी को भी जो कैमरे में नजर आए उनको पकड़ा गया, जांच में उन लोगों का नाम रहा, समाजवादी पार्टी कहती है कि भाई ये तो छोटे छोटे लोगों के नाम हैं, बड़ों को बचाने की कोशिश हो रही है। आपको लग रहा है कि इस जांच के बावजूद जनता को कन्विंस करना मुश्किल होगा कि कोई बड़ा नाम नहीं है जिसको बचाया गया? देखिए विपक्ष आज से नहीं, शुरू से आप देखें, भारत के संवैधानिक संस्थाओं को कहीं ना कहीं वो बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। चाहे चुनाव आयोग हो, और कुछ समय पे तो उन्होंने अदालत पर भी विषय उठाया था। एसआईटी की जांच कोई हमारी जांच नहीं, एसआईटी पहले से बनती रही है, और उसकी जांच आने दीजिए। मैंने पहले कहा कि हम सब की भी प्रयास है कि कोई भी दोषी बचने ना पाए। पर कहीं से ऐसा हो सकता है, देखिए ट्रस्ट में बीजेपी का कोई लेना देना है नहीं, वहाँ मंदिर के मैनेजमेंट में बीजेपी प्रत्यक्ष रूप से कहीं पर भी नहीं है, लेकिन ये आपकी पार्टी का वैचारिक एजेंडा रहा है, वैचारिक पहचान आप लोगों की इससे जुड़ी रही है। इसीलिए आपको लगता है क्या कि कहीं लोग कन्विंस हो सकते हैं इस चीज़ से कि हाँ बीजेपी का हाथ होगा इसमें? देखिए आपने पहले ही कहा कि ट्रस्ट का विषय है, लेकिन हम लोग के आस्था का सवाल है वो, और हमारे जो सनातनी हैं वो भी जानते हैं कि हम सब ने, हमारे दल के बहुत से लोगों ने कुर्बानी देकर राम मंदिर का निर्माण कराया है, और हम ऐसा कभी नहीं होने देना चाहते हैं, ना होने देंगे कि मंदिर के अंदर कोई भी चंदा में घोटाला हो, और जो हुआ है उसको सख्त से सख्त कार्रवाई मिले। उसके पीछे हम लोग कहीं भी उसको बचाने का काम नहीं करेंगे। पर अयोध्या से आगे बढ़कर मथुरा में अब कार सेवा होने वाली है, तो बीजेपी के चुनावी एजेंडे पर रहेगा ये? अब एजेंडा हमारा आएगा, मैनिफेस्टो हमारा आएगा, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि रहेगी कि नहीं रहेगी। अच्छा, आपकी अपनी टीम की बात करते हैं पंकज जी। आपकी टीम में ऐसा लगता है देखकर कि सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान रखा गया है। इसमें आपके 25 ओबीसी, 11 ब्राह्मण, 9 राजपूत चेहरे, 52 के 52 पदाधिकारी जो नई टीम में है वो ओबीसी वर्ग से आते हैं। आपको जब अध्यक्ष बनाया गया था तो एक तरीके से कहा गया कि ये समाजवादी पार्टी की पीडीए कॉम्बिनेशन का जवाब है, उसकी काट के तौर पर है। देखिए जहाँ तक मुझे पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया, मैं शुरू से 1991 से लगातार पार्टी में काम कर रहा हूँ, और आप लोग को भी शिकायत रहती थी कि मैं आप सबके मंच पे नहीं आता हूँ। मैं लो प्रोफाइल रह करके काम करता था, और पार्टी के जो भी निर्देश आदेश होते थे उसके आधार पर मैं अभी तक का राजनीति किया हूँ। अब हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ने उस देख करके, मेरे उस पार्टी के प्रति निष्ठा को देख करके, या जो भी देख करके उन्होंने मुझे अध्यक्ष बनाया है, तो मेरे तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो मुझे काम सौंपा है, कोई 2007 पहले तो संगठन को हमें मजबूत करना है, और संगठन के आधार पर ही हम 2027 में फिर से सरकार बनाने का प्रयास करें।